हेलो दोस्तों। परमाणु और अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए तो चैप्टर बहुत इजी है। जैसे हमने साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा था, मैटर। तो मैटर जो है, मैटर को जब हम तोड़ते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो और अधिक भागों में ना टूटे। दैट इज कॉल्ड एटम। उसको ही परमाणु कहा गया है। सबसे पहले भारतीय समाज की अगर बात करें तो महर्षि कनाड, जो भारतीय फिलोसोफर थे, उन्होंने परमाणु शब्द का उपयोग किया। उसके बाद में बेटा ग्रीक फिलोसोफर आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने एक पानी की बूंद को डिवाइड करना चालू करा, और पानी की बूंद को जब उन्होंने डिवाइड करना चालू करा तो एक अंतिम पड़ाव पर आके उन्होंने ये देखा कि वो बूंद और अधिक भागों में नहीं बट रही। तो उन्होंने इंग्लिश में उसे एटम कहा। यानी कि भारतीय समाज के वैज्ञानिक ने उसे परमाणु कहा और ग्रीक ने उसे एटम कहा। तो एक ही शब्द है, कोई अलग अलग नहीं है। तो नॉन डिवाइडेबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। अविभाजित कणों को या कण को परमाणु कहते हैं। अविभाजित कण को परमाणु कहते हैं। बहुत इजी है। जैसे अब तत्वों के अणु होते हैं, तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया। तत्व में आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बेटा अणु हैं, क्योंकि ये तत्व का यानी कि एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म है। ये किसी के साथ मिक्स नहीं है, इस वजह से इन्हें एटम बोला गया है। और एक साइंस की भाषा में एक शब्द और बोलते हैं इसे, तत्व, इंग्लिश में एलिमेंट। नेक्स्ट है बेटा अणु। When two or more than two atoms are combined in one form is called molecules। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? अणु। तो दोनों डेफिनेशन पेपर में आने लायक। इसका इतिहास बता दिया मैंने आपको, हिस्ट्री बता दी कि परमाणु कैसे लिया गया, अणु क्या बनता है। अब आ गया ये। फिर बेटा इसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो 5 रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ोगे। 9वीं क्लास में केवल 2 ही है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बेटा ये यहाँ पे एल छिप रहा है, ये पीडीएफ में एल हट गया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है बच्चों, ये जो डबल सी लिख रहा है ना, डॉट, तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास, यहाँ पे मास लिखा है, ये ए डबल एस लगा है ना, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा ये डिस्ट्रॉयड की स्पेलिंग है DES। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऊपर रेड कलर का सिंबल बना है, ये मास लिखा है। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान ना तो सर्जित होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान ना तो सर्जित होता है ना विनाश होता है, यानी कि द्रव्यमान ना तो बनता है और ना बिगड़ता है। द्रव्यमान जैसा है वैसा ही रहता है। इसके लिए बेटा इस चीज़ को समझाने के लिए ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाने के लिए आप एक देखो, इधर प्रैक्टिकल देखो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने 5 ग्राम चीनी ली और 20 ग्राम पानी लिया बेटा, जल, इंग्लिश में वाटर। तो ये टोटल ओवरऑल 25 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा, 25 ग्राम विलियन बनेगा। और मीठा पानी बोल दो इसे, चीनी और पानी को जब मिलाते तो मीठा पानी बन जाता है। मीठे पानी को ही हमने नाम दिया है विलियन, क्योंकि साइंस की भाषा में इसे सॉल्यूशन बोलेंगे। इंग्लिश में शुगर प्लस वाटर इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। आगे बच्चों समझे? तो पेपर में अगर ये एग्जांपल आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, तो ये नहीं देना
क्या देना है एग्जाम्पल, ये तो समझाने के लिए लिखा। देखो बेटा, अगर मैं इसका नाम LHS दूँ और इसका नाम RHS दूँ, तो RHS में टोटल सम कितना आया? 25, टोटल 25 आया, 25 ग्राम। और बेटा LHS में कितना है? देखो 5 और 20, तो इधर भी 25, यानी कि हमने बिल्कुल सही करा, बराबर आया। क्या आया? बराबर। तो यही है, ना तो इसमें कम हुआ और ना इसमें बढ़ा, जितना पहले था उतना ही बाद में है। बस फर्क है कि यहाँ पर ना ये मिल गए, तभी तो इसका नाम सॉल्यूशन हो गया। तो मिलने के बाद भी जो मास रहता है और जो मिलने से पहले का जो मास होता है वो बराबर होता है। इजी है, आगे समझ में। अब कुछ साइंस की भाषा में इसके टर्म याद रखते हैं। जैसे यहाँ जो मैंने LHS लिखा और यहाँ जो मैंने RHS लिखा, RHS, एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और बेटा इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। हिंदी में अभिकारक, और इसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है बच्चों, अभिकारक और उत्पाद, यानी कि ये जो मीठा पानी बना ना, विलयन सॉल्यूशन, ये एक उत्पाद बना। कब बना? जब यहाँ दो, चीनी और पानी, मिल गए। इसी प्रकार से साइंस की भाषा में अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो ध्यान से देखो, हमने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ में, तो बन गया HCl, हाइड्रोक्लोराइड। क्या बन गया? हाइड्रोक्लोराइड। अब जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 और 2 कितना होता है? 4। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 4। देखो हाइड्रोजन जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, तो 1 और 1 2। ये तो हो गई गड़बड़ी। हाँ, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये इक्वेशन गलत साबित हुई। तो बेटा इसके लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम ये 10वीं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 लगा दो बैलेंस करने के लिए। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी, तो 2 1 जा 2, और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ में होगी, तो 2 1 जा 2, तो कितने 2? 2 बार 2 आ गया ना, तो 2 और 2 4। देखो अब बराबर हो गया ना। तो LHS RHS दोनों ही आपको बराबर करने पड़ेंगे। बेटा इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि देखो मास कभी खत्म नहीं होता, मास कभी खत्म नहीं होता। जितना पहले था, जितना रिएक्टेंट में मास था, उतना ही मास प्रोडक्ट में रहता है। जितना मास रिएक्टेंट में था उतना ही मास प्रोडक्ट में रहता है। तो ये साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया। अब बच्चों सेकंड लॉ, सेकंड लॉ देखो, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बाय मास, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम करने से पहले बेटा हम यहाँ पे कुछ बातें समझते हैं। देखो ध्यान से देखना। तो समझते ही हैं, जैसे हाइड्रोजन लिखा हमने, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कार्बन लिखा, कार्बन का होता है 12। नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन का होता है 14। ऑक्सीजन का लिखा, ऑक्सीजन का लिखा हमने 16। सोडियम माने Na का लिख दिया हमने बेटा 23। मैग्नीशियम का लिख दिया हमने 24। इसी प्रकार से सल्फर का होता है 32। जिंक का होता है 65। क्लोरीन का होता है 35.5। कैल्शियम का होता है 40-40। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मास आपको लिखाए गए हैं, जो क्योंकि अब जो मैं अगला समझाऊंगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है।
उसे हमने बोला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बाय मास। किसी रासायनिक यौगिक का निर्माण करने वाले व्यक्तिगत तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास। डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास, उनका मास जो होता है वो हर वक्त कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया बच्चे वाटर का। किसका लिया? वाटर। वाटर यानी कि जल, H2O। H2O देखो बच्चों, पहले लिखा है इसमें हाइड्रोजन। क्या लिखा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिखा है ना, इसी वजह से हाइड्रोजन तत्व को पहले लिया जाएगा, और ऑक्सीजन बाद में लिखा है तो ऑक्सीजन का बाद में लिया जाएगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ है कितने? 2 हाइड्रोजन है, तो मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 वन जा 2, 1 मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 2 वन जा 2 और 2 8 जा 16। तो बेटा रेशो कितना आ गया? हिंदी में अनुपात बोलेंगे, सही है, 1:8, 1:8। अब ये जो 1:8 निकल के आया जल का, पानी का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 9 लीटर पानी लेते हो ना, 9 लीटर, 8 और 1 9 हो गया ना, तो जब आप 9 लीटर पानी लेते हो तो उसमें 1 लीटर हाइड्रोजन निकलेगा और 8 लीटर ऑक्सीजन निकलेगा। तो यानी कि जब पानी का रेशो 8:1 होगा तब वो जाके, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 होगा तब वो जाके पानी बनेगा। तो इसका मतलब है चाहे आप समुद्र का पानी लो, चाहे आप आरओ का पानी लो, चाहे आप नाले का पानी लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो इतना ही रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह। इसी वजह से इसका नाम रखा गया कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बाय मास। मास सेम रहता है, मास हर वक्त कांस्टेंट रहता है, चाहे आप पानी किसी का भी यूज़ कर लो। आ गया बच्चों समझ में? इसके 2 एग्जाम्पल और करवाता हूँ। ये एग्जाम्पल पे एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आते हैं इस एग्जाम्पल पे, इसी पे 1:8 पर। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोगों को ये बिल्कुल याद रखना है। एक एग्जाम्पल और समझो इसका। जैसे बेटा अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 NH3 ठीक है बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पे नाइट्रोजन पहले आया, अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है देख लो जरा, 14। ठीक है जी। तो जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन पहले आया तो जो रेशो लिखा जाएगा बच्चे, वो रेशो में नाइट्रोजन पहले आना चाहिए, तो 14 और फिर कितना है 3, तो रेशो कितना आ गया 14:3। ठीक है बच्चों, आ गया। बेटा ये तो अमोनिया है ना, एक और आता है जिसको बोलते हैं अमोनियम। देखो लो स्पेलिंग देख लो, इसका फॉर्मूला बेटा होता है, इसका फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ पहले, NH4। NH4 तो इसका रेशो एन का क्या होता है 14, रेशो हाइड्रोजन का 4। समझ में आ गया? हिंदी वालों आप ध्यान से समझे तो 14:4, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 7:2 इज रेशो ऑफ अमोनियम। तो अमोनिया और अमोनियम दोनों का उपयोग समझ में आ गया। ये 3 सवाल हैं, 3 में से बाहर से कोई सा भी नहीं आता, यही वाला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संचरण नियम और स्थिर अनुपात का नियम दोनों ही समझ लिए। अब हम करते हैं बच्चे डाल्टन थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। बहुत आसान है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 19 दशक में बहुत प्रचलित हुई, 19th सेंचुरी में। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एटम के ऊपर रिसर्च करने में बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई इसने, और इसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी के ऊपर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। बेटा डाल्टन बड़ा गरीब वैज्ञानिक था जब वो पैदा हुआ था, और मात्र 12 वर्ष की आयु में वो एक स्कूल में पढ़ाने लगा था। और उसके 7 साल बाद, जब वो पढ़ा रहा था उसके 7 साल बाद, यानी कि जब वो 19 साल का था, तो वो एक स्कूल का प्रिंसिपल बन गया था। फिर उसने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों विषयों में बच्चों को पढ़ाया। तो डाल्टन ने अपने नियम में 6 नियम दिए थे। अगर ये पेपर में सवाल आता है ना, तो 3 लिखाओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस वजह से मैंने 3 ही लिखवाए हैं। पूरी किताब आपकी पूरी किताब में वो 6 नियम लिखे हैं, मैंने 3 ही लिए हैं। तो पहला नियम है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, माने छोटे, सभी जो मैटर है ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, कॉल्ड एटम। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है, ना तो आप इसे बना सकते ना आप ख़त्म कर सकते। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी रासायनिक तत्व का द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होता है, इनकी डिफरेंस होते हैं, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। बेटा एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यही आता है एमसीक्यू में। ये एनएम का मतलब है नैनोमीटर, एनएम का मतलब है नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक है बेटा, नैनोमीटर। नैनो कार मत समझ लेना, वरना नैनो कार में चले जाओ तुम कहीं, भैया पढ़ाई करनी है अभी। नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, ये देख रहे हो आप, इसे देख रहे हो, 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर का वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। इज दैट क्लियर सभी को? चलो, यानी कि अब मैं एक दूसरे तरीके से दे, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/10⁹ नैनोमीटर, ठीक है बच्चों, आ गया आपको समझ में? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू दिस। तो अब जो अभी मैंने लिखवाया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर, 10⁹ नैनोमीटर ये वैल्यू होती है, ठीक है बच्चे। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये जो माइनस है, इस माइनस को हटा लो, इसको, ये प्लस में रहेगा, ये +9। जब ये ऊपर जाएगा ना, तो वही 10th क्लास 9th क्लास का रूल, तब ये माइनस में होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन के कुछ तत्व जिन्होंने उनके सिंबल दिए उन्होंने। तो बच्चों अब बात ये आती है
कि जब ईयर इतना चल रहा था तो हमें 30 तत्व पता थे 30 एलिमेंट्स वी आर नोन। तो अब इन एलिमेंटों को याद करने का कोई पर्टिकुलर रास्ता होना चाहिए। जैसे एक क्लास में सचिन है, राहुल है, विकास है, एक टीचर को ये सारे नाम याद हो जाते हैं ना। अगर 50 बच्चे भी होंगे तो भी टीचर को 50 बच्चों का नाम याद होगा। तो यानी कि जब सन 1800 चल रही थी तो हमें 30 तत्व पता थे। अब इन 30 तत्व के नाम याद करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या तरीका हो? तो सबसे पहला वैज्ञानिक था डाल्टन, जिसने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं कि 30 तत्वों को सर्कल रूप में बनाते हैं, ऐसे करके। ठीक है बच्चों। और उन्होंने कहा अगर बीच में ऐसे डॉट कर देंगे, ऐसे, तो इसका नाम रख दिया इन्होंने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसको थोड़ा ऐसे शेड कर देंगे तो इसका नाम रख दिया इन्होंने कार्बन। खाली छोड़ देंगे तो इसको बोला गया ऑक्सीजन। ऐसे करके बोल दिया तो इसे बोला गया सल्फर। ठीक है बच्चों। ऐसे करके बोल दिया तो इसे बोला आयरन। ऐसे सी बना दिया तो इसे बोला गया कॉपर। हिंदी में भी लिख देते हैं। एस बोल दिया तो इसे बोल दिया सिल्वर। ठीक है। जी बना दिया तो इसे बोल दिया गोल्ड। ऐसे ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट निकाल दिया तो इसे बना दिया मरकरी। मरकरी। ठीक है बेटा। ऐसे कर दिया ना, ऐसे करके तो इसे बोल दिया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पी। तो लेकिन अब बच्चों 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। बेटा ये मैंने 10 सिंबल बनाए, अभी 20 और रह रहे हैं। तो क्या तुम ऐसे सब याद कर पाओगे? तो इसका आंसर है नहीं कर पाएंगे। हम इन नामों को ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। तो फिर बेटा ये नाम ये किसने बताया था बच्चों? ये हमें डाल्टन ने बताया था। तो डाल्टन की ये जो तरीका था वो बाद में जाके एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज हमें लगभग लगभग 120 तत्व पता है। तो क्या सबके गोला डाल डाल के याद करेंगे क्या? नहीं। तो फिर एक दूसरा वैज्ञानिक आया। इस वैज्ञानिक का सबसे पहले नाम समझो क्या है। इसका नाम है बर्जीलियस। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने ये बोला कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है तो नाम लिखने के 2 तरीके बताए उन्होंने। पहला रूल लिखा कि पहला अक्षर, ध्यान से सुनना सब लोग, पहला नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा। नाम का पहला अक्षर बड़ी ABCD का होगा, कैपिटल ABCD। और उसके बाद में जो दूसरा अक्षर होगा वो स्मॉल होगा। जैसे उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, इसका सिंबल क्या होगा? प्रतीक। तो स्पेलिंग AL से चालू हो रही है तो AL, और फिर आ रहा है L तो L। सही बात है, यही होएगा। कौन कौन इसे यही मानेगा? तो मैंने अभी बोला कि पहला लेटर तो
कैपिटल होगा और दूसरा लेटर बेटा स्मॉल होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये गलत स्पेलिंग है, ये गलत है। तो सही क्या होगी? तो सही होगी AL, एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से उन्होंने जैसे बेरियम BA, ये बर्जीलियस ने हमें समझाया, याद रखोगे? बर्जीलियस ने हमें सब कुछ ये समझाया हम लोगों को। फिर बेटा बर्जीलियस ने एक बात और बोली, ये बोली कि सपोज करो अगर कोई वैज्ञानिक है जिसने एक्स एलिमेंट की खोज करी और वो एक्स एलिमेंट का नाम अपने नाम पे रखना चाहता है या उस स्थान पे रखना चाहता है जहाँ उसने वह खोज करी है, तो ये उस वैज्ञानिक की मर्जी होगी। तो उसके लिए भी नियम बनाए गए। फिर उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC, ये संस्था है जिसकी फुल फॉर्म सुन लो, ध्यान से लिख लो। आई माने इंटरनेशनल, यू माने यूनियन, पी माने प्योर, ए माने एंड अप्लाइड, सी माने केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो उनके अनुसार मैं खुद देखो यहाँ पे कुछ लिखवा रहा हूँ, जैसे पहले लिखवाया कॉपर। कॉपर तो उसकी पहचान क्या है, उसका प्रतीक क्या है कॉपर का? कॉपर को साइंटिफिक तौर से दिखाते हैं CU से। CU से। अब बहुत सारे बच्चों को ये पूछना चाहिए कि सर ये CU से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि नाम तो CO से स्टार्ट हो रहा है कॉपर का। क्योंकि कॉपर जहाँ खोजा गया उस जगह का नाम हो सकता है साइप्रस राव, ये इसका साइंटिफिक नाम है साइप्रस। इस वजह से कॉपर को CU से दिखाते हैं। ये तो पहला बेटा, अभी दो और करवा रहा हूँ, 2-3 और करवा रहा हूँ। देखो जैसे आयरन माने लोहा, इसका प्रतीक क्या है बेटा? Fe। Fe माने कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ Fe का मतलब। फिर आता है बेटा सोडियम। सोडियम सोडियम को Na बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम। क्या बोलते हैं? नेट्रियम। फिर आता है बेटा पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। ध्यान से समझो। इसको बोलते हैं के। नाम अपने आप बताओ क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आयरन पता चल गया, सोडियम पता चल गया, पोटेशियम पता चल गया, कॉपर पता चल गया। ठीक है बच्चों, इन नामों को याद रखना है, पेपर में MCQ में आते हैं ये सवाल। ठीक है, आगे करवाते हैं। आगे आता है बेटा आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो हुआ क्या, हमने ना हम वैज्ञानिकों ने मतलब कार्बन को मान लिया। किसको मान लिया बच्चों? कार्बन को। और उन्होंने मान लिया
सब लोगों ने मान लिया कि कार्बन का C12 तत्व C12 जो कि 1/12 के बराबर है, तो पेपर में सवाल आया कि परमाणु द्रव्यमान को किससे मेजरमेंट करते हो, तो C12। तो डेफिनेशन क्या होगी, उन्होंने डेफिनेशन दी कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट is defined as the average mass of the atoms as compare 1/12 the mass of one carbon C12. The relative atomic mass of atoms of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 of the mass of C12, यानी कि ये C कार्बन 12 परमाणु का। अब बच्चों यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। अब अगला टॉपिक जो चलेगा वो व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, अणु क्या है, वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, और अगली वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अणु क्या है। लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ आपको और समझानी है, जो अगली वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको सवाल दूंगा, वो आपको करने पड़ेंगे। तो वीडियो क्या है, तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है बेटा आणविक द्रव्यमान। हिंदी में इसे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बहुत आसान टॉपिक है, मॉलिक्यूलर मास। बेटा सबसे पहले आप वो टॉपिक खोलें जब मैंने आपको तत्वों के, ये द्रव्यमान, ये तत्व है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसके द्रव्यमान है, ये इनका वजन है। तो हमने इनका सारा वजन नापा किसके हिसाब से है, हमने इनका सबका वजन जो है ना कार्बन 12 के हिसाब से नापा है। किसके हिसाब से नापा है, कार्बन 12 के, C12 के हिसाब से। तो आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, 4 सवाल करवाऊंगा, 4 में से 2 जरूर आएंगे। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए जैसे हमने HCl लिखा, तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास होता है 1, और 2 एलिमेंटों के बीच में आता है प्लस का निशान, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो बेटा 1 को जब मैं 35 से जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 36.5। इज दैट क्लियर, ये इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया। और यू जरूर लगा देना है, इस यू का मतलब होता है यूनिफाइड। क्या मतलब होता है, यूनिफाइड। आ गया पहला सवाल समझ में। दूसरा, जैसे बच्चों H2O, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16, जो बेस में लगा होता है उसकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो बोर्ड मास रूल के अनुसार पहले होती है मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, और फिर होता है एडिशन। गलत मत कर देना, मेरे को 100% उम्मीद है बहुत सारे बच्चे पहले 16 और 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तीसरा आता है बेटा ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो जरा ध्यान से दो, देखो जिंक का होता है 65, ऑक्सीजन का होता है 16, जोड़ दो बेटा 81U। अगला फोर्थ, जैसे बेटा आपने लिया कैल्शियम
कार्बोनेट। तो कैल्शियम का होता है 40, मुझे याद है, आपको भी याद करने पड़ेंगे। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 16 की मल्टीप्लाई किससे, 3 से। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ दो, ये होता है 52 और 16 थी 48। अब बेटा जोड़ना तो आता है, अपने आप जोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 गुणा 2। क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास का रूल, 35.5 की मल्टीप्लाई जब 2 से करोगे तो 71 आएगा और 40 आएगा। तो जब आप इस जोड़ोगे 111 यू। ठीक है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं। जो इसकी सेकंड वीडियो आएगी उसमें ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ें। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।